students. Now let's start our class, or today's class. Now chat box is enabled. Chat box enable कर दिया मैंने. So let us start from our last class discussion. हम लोग कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस में पेरिटी मस्ट चेंज. पेरिटी को चेंज होना पड़ेगा जब भी हम लोग डाइपोल ट्रांजिशन की बात करेंगे. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन पेरिटी मस्ट चेंज. उसी पॉइंट पर थोड़ा मैं बात करता हूं. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन. इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन. Electric dipole transition. So a transition in which parity changes is recognized as electric dipole transition. एक ट्रांजिशन जिसमें कि पेरिटी चेंज हो रही हो उसमें हम लोग बोलेंगे कि वो ट्रांजिशन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. डेल्टा एल एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्विवेलेंट है. बट ये अब एल जो है ये क्वांटम मैकेनिकल से आया है. दिस इज क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स. क्वांटम मैकेनिक्स. दिस इज क्वांटम मैकेनिकल. एंड जो डेल्टा के की वैल्यू डिफाइन किया गया प्लस माइनस वन के साथ, ये रिजल्ट है सोमरफेल्ड थ्योरी और सोमरफेल्ड थ्योरी. तो हम लोग सोमरफेल्ड थ्योरी और उसके साथ फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं फ्रॉम सोमरफेल्ड मॉडल. सोमरफेल्ड मॉडल में डेल्टा के वेरिएशन को उन्होंने देखा और फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के लिए, फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए डेल्टा के की वैल्यू प्लस माइनस वन कंसीडर किया. किसने कंसीडर किया? सोमरफेल्ड ने. इन द रिलेटिविस्टिक करेक्शन, जहां उन्होंने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी करेक्शन, मास करेक्शन किया था, उस प्रोसेस में सोमरफेल्ड हैज कंसीडर्ड दिस सिलेक्शन रूल डेल्टा के प्लस माइनस वन. ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो नाउ इन टुडेज क्लास ये दो डिस्कशन मेरे पास अवेलेबल हैं. अब हम लोग आगे इस पर मैं बोलूंगा कि लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने कल डिस्कस किया भी था ये पेरिटी चेंज होने का. पेरिटी कैसे चेंज होता है? सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं. द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई आर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू अगर हम बात करें तो पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई आर. एक वेक्टर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो पी के साथ हम लोग दे सकते हैं माइनस ई आर. माइनस ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड आर इज डिस्टेंस. जैसे हम लोग बात करते हैं अगर एक प्लस ई चार्ज हो और एक माइनस ई चार्ज हो तो दोनों के बीच के डिस्टेंस आर को इंक्लूड करते हुए डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते थे. पी इज इक्वल टू माइनस ई आर या प्लस ई आर. अगर मैग्नीट्यूड की बात है तो उसमें माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होता था डाइपोल का. और आपने ये डिस्कशन पढ़ा होगा कि पी की वैल्यू होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस सेपरेशन. ई टाइम्स आर, ज्यादा बेटर है ई टाइम्स आर लिखना, माइनस साइन छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली लिखते हैं. सो ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड आर इज सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. सो ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बन रहा है, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा E इज इक्वल टू ई टाइम्स आर. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. तो ये डाइपोल बन रहा है, डाइपोल मोमेंट निकाल लिया. नाउ द मैट्रिक्स एलिमेंट, द मैट्रिक्स. अब अगर हमारे पास चार्जेस बहुत सारे हो, E1 E2 E3 चार्ज हो और R1 R2 R3 उसके पोजीशन वेक्टर्स हो चार्जेस के, तो बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं. डाइपोल मोमेंट एक मैट्रिक्स एलिमेंट से दिया जाएगा. मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द एक्स कंपोनेंट. सपोज मैं ओनली डाइपोल मोमेंट के एक्स कंपोनेंट पर फोकस करूं. ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्स कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट EX हो जाएगा, है ना. एक्स कंपोनेंट EX हो जाएगा. अगर हम लोग ER लिख रहे हैं, R के प्लेस पर X Y Z तीन वैल्यूज होती और एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा EX. इज तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा? साई F स्टार. डाइपोल मोमेंट है EX, साई I इनिशियल वेव फंक्शन एंड DX. ये मैट्रिक्स एलिमेंट है डाइपोल मोमेंट के लिए, डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए. ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपने वेव फंक्शन के कोर्सेज में पढ़ा होगा. हम लोगों को जिसका भी एवरेज वैल्यू निकालना होता था, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वेव फंक्शन को फाइनल मान लिया, ये इनिशियल वेव फंक्शन. तो इनिशियल फाइनल दोनों वेव फंक्शंस, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं कि कोई ट्रांजिशन अगर हो रहा है इनिशियल वेव फंक्शन से फाइनल वेव फंक्शन में, तो ये डाइपोल मोमेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट जो आएगा उसके लिए एक्स सफिक्स में नहीं आएगा जी, सफिक्स में आएगा. कौन सफिक्स में आएगा? अरे आर वेक्टर जो है आर एक्स आई वाई जे एंड जेड के है,
तो आर की वैल्यू के प्लेस पर एक्स लिख रहे हैं अजय, आर के प्लेस पर एक्स लिख रहे हैं, ओनली एक्स कंपोनेंट, सो वी आर कंसीडरिंग ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसलिए ई इंटू एक्स, एक्स एक डिस्टेंस ऐसा है ना हमारा, हम लोग ओनली एक्स पर इसको सॉल्व करें, नॉट आर, आर पर लेंगे तो वो डी आर लिखना पड़ेगा, तो इन दैट केस एक्स के प्लेस पर आर लेना पड़ेगा अगर आर के लिए बात करें तो। नाउ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करें, इसकी रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर साई एफ साई आई क्या है, वेयर साई एफ एंड साई आई आर द आइगन फंक्शन। अभी क्वांटम में आप लोग ये सब टॉपिक्स हो सकता है ना पढ़े हों, या पढ़े होंगे तो बहुत डीप में नहीं पढ़ा होगा, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा होगा। सो आर द आइगन फंक्शंस करेस्पॉन्डिंग टू द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स, करेस्पॉन्डिंग, यस, ये ऑपरेटर के लिए दो वेव फंक्शंस के बीच में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं डाइपोल मोमेंट का, यस करेक्ट है वाजिद। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के टर्म में मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फिर आप ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में लगाते हैं, तो कोई एक एच है जैसे साई लगा दिया साई वेव फंक्शन पर, साई आई पर, तो इसके साई एफ भी लगाना पड़ता है दोनों तरफ से, तो ये ए टर्म ब्रेन नोटेशन होता है जो ब्रैकेट नोटेशन, वो सबको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं अभी बात कर सकता। तो आई एम कैलकुलेटिंग ओनली डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, लेकिन उसमें साई एफ को जो साई स्टार साई एफ होता है उसके साथ देखना पड़ता है। क्या बात जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्चुअली इन केस ऑफ एक्चुअल एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी अप्लाई साई आई एंड साई आई, दोनों तरफ साई एफ साई आई नहीं रहेगा, एक तरफ साई आई रहेगा एक तरफ साई एफ अगर है, तो ये एक्चुअली मैट्रिक्स एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट का। इनिशियल वेव फंक्शन एंड फाइनल वेव फंक्शन बोथ आर डिफरेंट वेव फंक्शन, नॉट सेम। जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो वहां साई स्टार और जो वैल्यू यहां रहेगी ये साई, दोनों साई सेम रहते हैं, यहाँ फाइनल है ये इनिशियल है, ये डिफरेंस है थोड़ा वाजिद। चलिए इस सब बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू एग्जैक्टली टर्म नहीं यूज किया क्योंकि अभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। सो नाउ हमें बस इतना देखना है कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो कब होगा। यस, डायगोनल के लिए आई और एफ बराबर होगा। अरे वाह क्या स्टूडेंट्स हैं, अर्जिल आलम, हाँ मोहम्मद अर्जिल आलम, ठीक है, आपका भी बात सही है, आई और एफ बराबर कर देंगे तो वो मैट्रिक्स इनिशियल फाइनल दोनों एक साथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो दीज आर आइगन फंक्शंस करेस्पॉन्डिंग टू द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। हमें दूसरे टॉपिक में एंट्री करनी है, जस्ट इसको थोड़ा स्पीड में फिनिश करता हूं मैं रिस्पेक्टिवली। सो नो सिंस e into x फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है ex, फंक्शन ex इज ऑड फंक्शन, सिंस फंक्शन ex इज ऑड, ऑड फंक्शन क्यों हुआ ऑड, बिकॉज e माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ex। ऑड फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स में अगर एक्स को माइनस एक्स कर दें तो फंक्शन माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो ये ऑड फंक्शन बोले जाते हैं। दीज आर ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस में रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट जो होता है वो यहाँ पर माइनस साइन दे देगा, ठीक है, सो माइनस साइन लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक्स को अगर माइनस एक्स करते हैं तो फंक्शन का नेचर जो है वो नेगेटिव बन जा रहा है, फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जा रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑड फंक्शन इसको दिखा देते हैं। देयरफॉर अब इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, देयरफॉर इफ द इनिशियल एंड फाइनल आइगन फंक्शंस, इनिशियल एंड फाइनल आइगन फंक्शंस psi I and psi f are of same parity, if they are of same parity, both either even or both odd। चलिए इस बात को क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है ये अगर ऑड फंक्शन है और psi I मान लेता हूं ये इवन फंक्शन है, ओके, दोनों अगर सेम पेरिटी का ले लेंगे, psi I इवन फंक्शन मतलब इवन पेरिटी, ऑड फंक्शन मतलब ऑड पेरिटी, तो यहां पर एक बीच में फंक्शन है ऑड, दो इवन फंक्शंस है, मींस ओवरऑल जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रैंड विल बी ऑड फंक्शन। लेफ्ट साइड में एक इवन फंक्शन, राइट साइड में इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाई किया, दैट मींस कि इवन रह गया। तो अब इंटीग्रैंड ऑड फंक्शन है तो पूरा का पूरा ये इंटीग्रल जीरो देगा, इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी, पूरा इंटीग्रैंड ऑड फंक्शन बन जाएगा और उस केस में पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि भैया ऐसा है कि अगर हमने इंटीग्रैंड में ex ऑड फंक्शन लिया है तो या तो इसको ऑड लिया है तो एक ऑड फंक्शन और हमको चाहिए, या तो इसको ऑड बनाएं इसको इवन, या फिर इसको ऑड बना दें इसको इवन कर दें। तो एट ए टाइम एक वेव फंक्शन ऑड पेरिटी का लेना पड़ेगा, एक वेव फंक्शन इवन पेरिटी का। पेरिटी का मतलब होता है जस्ट इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन x का फंक्शन होगा, यहाँ वेव फंक्शन x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा, z का, तो x y z के साथ वो वैल्यूज एक में ऑड फंक्शन बनाए तो एक में इवन फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ इवन ले लूं, इसको ऑड फंक्शन पहले ही बोल दिया, ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन बुरे ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई होकर इवन फंक्शन बनेगा और टोटल इंटीग्रैंड हो जाएगा इवन। जब टोटल इंटीग्रैंड इवन फंक्शन होगा तो इसका कुछ
एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा इस मैट्रिक्स एलिमेंट का, और तभी हम बोलेंगे कि ये डाइपोल ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा, डाइपोल ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा। सो वी शुड कंसीडर वेव फंक्शंस आई एफ एंड साई आई ऑफ अपोजिट पेरिटी, एक इवन तो एक ऑड, क्योंकि अगर इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है तभी नॉन जीरो मैट्रिक्स एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सो बोथ इवन और बोथ ऑड, तो ये इस बात को लिख करके हम लोग लिख देते हैं कि मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और इसलिए हमारा कैलकुलेशन आगे नहीं हो पाएगा। ये ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया। अरे नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी और सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, इवन। नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, और ये इवन। चलिए इस तरह से देखिए, साई आई यहाँ था, साई आई यहाँ है। धीरज, अरे इतना मैथमेटिक्स तो इतना समझते हैं कि एक नेगेटिव फंक्शन, तो क्योंकि नेगेटिव फंक्शन ऑड फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ भी एक ऑड ले लिया, एक इवन ले लिया, तो दो ऑड का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सकता, मेरा टॉपिक यहीं पर इसी पॉइंट पर एंड हो जाता है, ये पहला वाला। तो इसको एक्सप्लेन करने में मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक तरफ से अपनी तरफ से पढ़ाता रहा हूँ, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना। 2-4 मिनट बस हो जाएगा। तो बोथ इवन और बोथ ऑड, अगर दोनों इवन हैं दोनों ऑड हैं, देन द एंटायर इंटीग्रैंड, तो इंटीग्रैंड है, एंटायर इंटीग्रैंड क्या है हमारा? इंटीग्रैंड था साई एफ ई एक्स साई आई, इंटीग्रैंड क्या था? साई एफ ई एक्स एंड साई आई will be of odd parity, will be of odd parity। odd parity के साथ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं odd function। so thus matrix element will give you 0, matrix element of x component of electric dipole moment will give you 0, ठीक है। तो ये वैल्यू इसलिए 0 हो जा रही है, तो हम नॉन जीरो बनाने के लिए एक अपोजिट और एक इवन, अपोजिट और एक ऑड कंसीडर करेंगे, अपोजिट पेरिटीज वाले। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, thus matrix element of x component of electric dipole moment will give 0 contribution, ठीक है, will give 0। thus अब इस तरह से हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जो साई आई और साई एफ वे फंक्शंस हैं, दे शुड बी कंसीडर्ड एज अपोजिट पेरिटीज, दे शुड हैव अपोजिट, दैट इज, अब यहां जब 0 हो जाएगा दैट इज, अब इसमें क्या निष्कर्ष निकला? दैट इज ट्रांजिशन रेट विल बी 0, ट्रांजिशन विल नॉट बी पॉसिबल। ट्रांजिशन रेट 0 हो गया, ट्रांजिशन रेट विल बी 0, एंड सो ट्रांजिशन फ्रॉम आईएच टू एफएच, मतलब फाइनल से इनिशियल से फाइनल, ये ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट इज ट्रांजिशन रेट विल बी 0। सिमिलरली फॉर एक्स वाई कंपोनेंट भी बात कर सकते हैं, सिमिलरली जेड कंपोनेंट में भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ट्रांजिशन हो ही नहीं सकेगा, इनिशियल टू फाइनल वेव फंक्शन डाइपोल अगर ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए आपको अपोजिट पेरिटी के वेव फंक्शन चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल अपोजिट पेरिटी का विल बी 0। तो ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है, हेंस अब हम लोग अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हेंस फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, हेंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वो अपोजिट ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, x को -x किया तो माइनस साइन इसके फंक्शन के साथ लग गया, इसलिए ऑड फंक्शन हो गया। ये आपने फूरियर सीरीज वगैरह में बहुत अच्छे से ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पढ़ा होगा। ओके, फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन टू टेक प्लेस the parity of the final state psi f must be different from initial state, different from that of initial state, फाइनल स्टेट की पेरिटी इनिशियल स्टेट की पेरिटी से डिफरेंट होनी चाहिए। प्रीति शर्मा वीडियो ऑफ कर दे काइंडली। ओके, प्रीति शर्मा आपका वीडियो ऑन हो गया था, काइंडली ऑफ कर दें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। स्टूडेंट्स को आपका वीडियो स्क्रीन पर दिखने लगेगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वेव फंक्शन साई आई और साई एफ शुड हैव डिफरेंट पेरिटीज, तभी ये नॉन जीरो ट्रांजिशन मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक जो ये डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये जो
वेव फंक्शंस हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कभी उसमें हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा जब ये वेव फंक्शंस अपोजिट पेरिटी के अवेलेबल हो। अपोजिट पेरिटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस फिजिक्स का टर्म है पेरिटी। पेरिटी इज जस्ट ए टर्म। तो अगर आप लोग इवन पेरिटी बोलते हो, इवन पेरिटी का मतलब क्या है? P अप्लाइड ऑन साई इज इक्वल टू साई प्लस 1 साई। इसको बोलते हैं साई इज इवन, साई हैज इवन पेरिटी। कल हम लोगों ने बात किया था माइनस 1 रेज़ टू पावर एल करके, तो वो तो एक कैलकुलेशन मेथड है कि पेरिटी निकालने के लिए माइनस 1 रेज़ टू पावर एल करते हैं। तो पेरिटी ऑपरेटर पी कैप साई लगा देते हैं, और अगर प्लस 1 साई पेरिटी ऑपरेटर लगाने पर वेव फंक्शन के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यस देन साई हैज इवन पेरिटी। ठीक है। एंड ऑड पेरिटी का क्या मतलब है? ऑड पेरिटी का, और ऑड पेरिटी पी अप्लाइड ऑन साई विल गिव यू माइनस 1 साई। माइनस 1 का मतलब है माइनस 1 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। साई हैज ऑड पेरिटी, इसकी पेरिटी हो जाएगी ऑड। यस, इवन फंक्शन में इवन पेरिटी, ऑड फंक्शन में ऑड पेरिटी। तो जैसे मैं अगर बात करूं, तो अगर इफ लेट साई एक्स इज साइन एक्स, देन पी अप्लाइड ऑन साइन एक्स, पी अप्लाइड ऑन साई पे अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो ये पी अप्लाइड ऑन वेव फंक्शन साई एक्स, ये अप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब साइन एक्स पर, और इससे क्या मिलेगा? साइन माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 वेव फंक्शन साई एक्स हैज ऑड पेरिटी। ऑड पेरिटी का मतलब है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ये मैथमेटिक्स में ऑड फंक्शन बोलते हैं, फिजिक्स में ऑड पेरिटी बोलते हैं। सो लेट यस, स्पेस इनवेरिएंट करते हैं, इन्वर्जन। पेरिटी में स्पेस इन्वर्जन होता है, जो आपको उनका खंडेलवाल लिखा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। ये सीपीटी वगैरह पढ़ते हैं, चार्ज कंजुगेशन सीपीटी वगैरह पढ़ते हैं न्यूक्लियर में, तो वहाँ टाइम रिवर्सल सिमेट्री बात करते हैं, स्पेस रिवर्सल सिमेट्री, बहुत सारी चीजें वहाँ न्यूक्लियर में पार्टिकल फिजिक्स के लिए करी जाती है। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसी सेल मॉडल के अकॉर्डिंग पेरिटी निकालिए वेव फंक्शन का। सेल मॉडल अप्लाई करके आप पेरिटी निकालते हो, न्यूक्लियर स्पिन निकालते हो, न्यूक्लियर पेरिटी निकालते हो। ड्यूटेरियम के लिए आपने कभी बात किया होगा, तो ड्यूटेरियम का पेरिटी होता है इवन पेरिटी प्लस 1। चलिए, इसी तरह से होता है वेव फंक्शन पेरिटी, सब आपने आइडिया होगा। तो मैं एक और ऑड फंक्शन का दिखाया, इवन फंक्शन का। इवन फंक्शन में मान लो cos x लिख दिया, देन p अप्लाइड ऑन साई x, p अप्लाइड ऑन cos x। साई x क्या है? cos x है। सो ये p अप्लाई करेंगे तो cos माइनस x हो गया। यस, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेरिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर l होता है, तो प्लस cos x 10। पेरिटी ऑपरेटर अगर वेव फंक्शन के फार्मूले में कोई चेंज ना कर पाए, ओनली जो फार्मूला साई x था वही साई x रह जाए, मींस आइगन वैल्यू 1 आ जाए। यहाँ आइगन वैल्यू 1 है, यहाँ आइगन वैल्यू माइनस 1 है। 10 साई x हैज इवन पेरिटी। यस, इवन पेरिटी और इवन फंक्शन। चलिए, वेव फंक्शन की पेरिटी चेंज होनी चाहिए। इसी को केमिस्ट्री वगैरह की बुक्स में और फिजिक्स की बुक्स में बोलते हैं, ये जो ट्रांजिशन हमने पढ़ा है, दिस इज लैपोर्टे रूल। लैपोर्टे रूल बोलते हैं इसको, फेमस नेम है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑसिलेटिंग डाइपोल्स के लिए आप लोग बाद में बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे पास पेरिटी ऑपरेटर और ये सब डिस्कस करना नहीं है कोर्स में, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में करा था। कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है इतने से। दिस इज लैपोर्टे रूल। गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जब पढ़ेंगे टॉपिक में, तो टीचर्स आपको वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, मल्टीपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल सभी ट्रांजिशंस के लिए बताएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ ओनली डाइपोल ट्रांजिशंस देखूंगा, ओनली डाइपोल, अदर केसेस मेरे पास नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर ट्रांजिशंस में देयर विल बी क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल आल्सो। उसमें डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो रहेगा ही, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, दे आर ऑल प्रेजेंट। नाउ लेट अस हैव दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, बहुत देर इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। ओके, सो एक्साइटेड स्टेट है साई n l m, और यहाँ पर है साई n प्राइम l प्राइम m प्राइम। रेडिएटिव ट्रांजिशन कब कर पाएगा? रेडिएटिव ट्रांजिशन मींस ट्रांजिशन पॉसिबल वाया फोटॉन। रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब है वाया एमिशन ऑफ फोटॉन, वाया एमिशन ऑफ फोटॉन। तो क्या होना चाहिए? यस, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार n प्राइम l प्राइम m प्राइम एंड देन r साई n l m d, दैट शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गया तो ट्रांजिशन हुआ कहाँ? इनिशियल वेव फंक्शन से फाइनल वेव फंक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्यों? अगर ये मैट्रिक्स एलिमेंट 0 हो गया तो मींस डाइपोल ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस मस्ट बी नॉन जीरो। इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तभी आप बात कर पाएंगे, डाइपोल ट्रांजिशन तभी आप फुलफिल कर पाएंगे इफ वेव फंक्शंस हैव अपोजिट पेरिटीज। तो ये वेव फंक्शन अपोजिट पेरिटी रखेगा, और तभी हम लोग ये कैलकुलेशन को अंजाम दे पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके,
चलिए, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है नॉन जीरो के लिए, वो बात यहाँ पर लागू हो जाएगी। ये अगर कर दोगे तो इसका मतलब है वेव फंक्शन आपने सेम पेरिटी का ले लिया और तब आप जीरो बता रहे हो, बट ट्रांजिशन हो रहा है, फोटॉन एमिट हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन इज पॉसिबल बाय एमिशन ऑफ फोटॉन, दैट मींस डेल्टा एल इज प्लस माइनस 1, और तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। डेल्टा एल का मतलब है एल प्राइम माइनस एल, या तो प्लस 1 हो गया तो माइनस 1। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंजेस बाय 1 यूनिट, एक यूनिट से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज होगा। और इसमें बी और सी पर तो हम लोग कह ही नहीं सकते, ये तो जस्ट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ऑर्थो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का, और ये है आर स्क्वायर का तो यूज होता ही नहीं है, ओनली आर का होगा, ठीक है। डाइपोल ट्रांजिशन नहीं है ये, आर स्क्वायर डाइपोल ट्रांजिशन में नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था, एक ट्रांजिशन रूल और देखना है हमको, चलिए बाद में जब ट्रांजिशन रूल्स आएंगे देखा जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इनटू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम नंबर्स, एंड इनके डिस्कशन के साथ हम लोग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्टार्ट कर लेंगे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, सो कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स हमें पता है, हमें पता है अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और उसके बाद उसका मैग्नेटिक प्रोजेक्शन। सो क्वांटम नंबर्स को अब डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले मैं उठाता हूं पहला पॉइंट, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो जब से बोर एटॉमिक मॉडल हमने शुरू किया, पहली क्लास में हम लोगों ने बोर के पोस्टुलेट्स में एक क्वांटम नंबर देखा जिसका नाम था स्मॉल एन, और इसके थ्रू बोर एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहा था। साथ साथ ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके थ्रू एनर्जी भी कैलकुलेट हो रही थी, स्मॉल एन स्क्वायर, इसके थ्रू साइज ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वर आल्सो कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी, इस सभी कैलकुलेशन में यूज हो रहा था, और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ये बताने में भी इसी का यूज हुआ है, इसका यूज हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, और आजकल जब से क्वांटम मैकेनिक्स आ गया तो 2n स्क्वायर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2, 8, 18, ये सब आप जानते हैं। तो n की वैल्यू 1 रखोगे, k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 और m शेल में 18, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में कितने होंगे, इसका आइडिया भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। और आगे अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चलिए ठीक है, हो जाता है, एनर्जी निकल जा रही है, रेडियस निकल जा रहा है, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑर्बिट को डेजिग्नेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, पहली ऑर्बिट n = 1, दूसरी ऑर्बिट n = 2, तीसरी ऑर्बिट n = 3, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या बताने में यूज होता है और इसका इंपॉर्टेंस। आपने देखा था बोर एटॉमिक मॉडल में जो भी ट्रांजिशन हो रहे थे उसमें n की वैल्यू पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो 1 से भी डिफर कर रहे थे, 2 से भी, 5 से भी, 7 से भी, इनफाइनाइट डिफरेंस भी था नंबर n के लिए। सो नाउ दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोगों ने पहले भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर किया था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने में ये यूज होता है, ओके, इन द एटम, एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक तरह से रेडियस को ही हम लोग वर्ड में लिख रहे हैं, बट इसमें एवरेज डिस्टेंस वर्ड डाल दिया, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब क्योंकि एक ऑर्बिट हो सकती है, 2 ऑर्बिट हो सकती है, 3 ऑर्बिट हो सकती है, तो n की वैल्यू हम लोग स्पेसिफाइड ये नहीं कर सकते कि ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बताएगा, कि हमेशा रेडियस नहीं होगा, कभी कभी वो इलिप्स भी होगा, और इलिप्स केस में हमें वो एवरेज डिस्टेंस ही बोलना पड़ेगा। हम लोग उसको सेमी मेजर एक्सिस बताने में यूज करते हैं, या सेमी माइनर, वो वर्ड ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं दैट टेल्स एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकता है, एंड इट कैन टेक, ये वैल्यूज क्या लेता है, इट कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3 ... ये इतना वैल्यूज ले सकता है, और इनफाइनाइट तक जा सकता है इसकी वैल्यू, ये भी है कंफर्म। इनफाइनाइट पे जाने के बाद ये वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट का मतलब आयनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन n = इनफाइनाइट मींस इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन बाउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में नहीं है। और आगे हम लोगों ने और भी बात की थी, greater the value of n क्या बताता है, एनर्जी ग्रेटर है या स्मॉलर है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, greater is the energy of electron,
इस बात से सहमत हैं सब लोग? ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही लार्ज होगी जितना वो n वैल्यू लार्ज रखेगा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, या कह सकते हो कि इसको सेल बोलते हैं ना, के सेल, सेल corresponding to n is equal to 1 is known as k cell, l cell, m cell, ये 2 3 4 इसको सेल स्ट्रक्चर में बांट लेते हैं, सेल corresponding to n is equal to 1, n is equal to 1 के corresponding जो सेल है उसका नाम है k cell, is called as k cell, ओके। सेल corresponding, ऐसा वर्ड में दालिक लगाता हूं, द सेल corresponding to n is equal to 2 is called as L cell, okay, and the cell corresponding to n is equal to 3 is called as ALM cell, and similarly for n is equal to 4 we can have n square, तो डिनोमिनेटर में आता है तो माइनस साइन भी आता है राकेश। एनर्जी लेवल डायग्राम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ शो किया गया, n इक्वल टू 1 की एनर्जी सबसे लोवेस्ट थी नेगेटिव साइन के साथ। सो दीज आर द एनर्जी डिफरेंट सेल्स करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनकी वैल्यू 1 होगी तो उसको k सेल, l सेल, m सेल डिफरेंट n 2 3 4 5 के करेस्पॉन्डिंग लिखते जाते हैं। नीचे दिख नहीं रहा तो मैंने बोला भी है कि द सेल करेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 4 इज नोन एज कैपिटल N, n सेल बोलेंगे, लैंग्वेज वही है, जस्ट n की वैल्यू 4 रख के उस कैपिटल N सेल बोलेंगे, N सेल, स्मॉल n नहीं यूज करते, दीज आर कैपिटल सिंबल्स KLMNOP, KLMNOP। चलिए आप दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन अगर दिखाना होगा तो उसमें हमें ऑर्बिटल और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल और एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए अभी आप रूल पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, मैं देख रहा था कि मैंने स्लाइड में कुछ इमेजेस रखी हैं कि नहीं। सो नेक्स्ट है ऑर्बिटल और एजीमुथल। एजीमुथल नाम दिया गया था सोमरफेल्ड थ्योरी में, और यहाँ ऑर्बिटल नाम आया है जब हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया, तो उसका नाम हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। सो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, this is represented by symbol L, so this is orbital quantum number, azimuthal quantum number। ठीक है, एक यूनिट से डिफर करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे रीजन है मैंने बता दिया, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है जो भी, तो l की वैल्यू 0 टू n-1, अगर l देखते हैं और k की वैल्यू अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, अलग अलग टाइम पर डिस्कवर हुआ है थ्योरी, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, बट आज के समय में दोनों क्वांटम नंबर्स हम लोग एक ही साथ नाम दे देते हैं। सोमरफेल्ड, नो दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नंबर्स, दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नंबर, दीज आर नॉट एजम्पशंस। ये एजम्पशन नहीं, एजम्पशन फिनिश हो गया, एजम्पशन पहली बार बोर ने दिया, उसके बाद सब क्वांटम मैकेनिक्स है, सबका सोल्यूशन पॉसिबल है। वेव फंक्शन का श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, वेव फंक्शन सॉल्व करके मिलता है आपको साइड, और वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल सब पर। सो दिस क्वांटम नंबर, अब इस क्वांटम नंबर का क्या रूल है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करेगा, डिटरमाइंस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू में एल कैसे यूज होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कैसे होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल मॉड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसका सिंबल है कैपिटल एल और मॉड ले लिया मैग्नीट्यूड के लिए। सो वेक्टर एल मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो अब देखिए, जैसा अभी पूछा था स्टूडेंट ने, पूजा जहांगीर ने, ये जो क्वेश्चन अभी हमने फार्मूला लिखा है, दिस फार्मूला इज कैलकुलेटेड फार्मूला
you can solve this angular momentum values by using quantum mechanics. आप quantum mechanics यूज करके ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. You can calculate these orbital angular momentum values by using quantum mechanics. लेकिन जो बोर ने दिया, yes, this is equal to MVR, this is equal to MVR के बराबर है L वैल्यू. So जो ये वैल्यूज दे गई है ये कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका अवेलेबल है. बट जो L की वैल्यू NH/2 पाई दी गई, दिस वाज जस्ट assumption. This was just assumption, not proof theoretically or experimentally. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बट दिस इज प्रूफ theoretically as well as experimentally. सर इसे कैलकुलेट कर दीजिए. तो ये जो अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मैंने लिखा है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड. बट जो assumption में लिया था, दैट assumption was just a डिस्कशन. एंड उस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, बोर एटॉमिक मॉडल में भी हमने कहीं पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया मैथमेटिकली. सो अगर L की वैल्यू 0 रख दें, वेयर अब L की वैल्यू अगर 0 रख दें, क्वांटम नंबर 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा. बट जो बोर एटॉमिक मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल में NH/2 पाई आता था L का वैल्यू. N is 1 2 3 4. तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 कभी हो ही नहीं सकती, तो L 0 नॉट पॉसिबल. तो बोर एटॉमिक रिजल्ट में, बोर एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कभी 0 नहीं हो सकता. बट हियर इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, दिस L मे बी 0. कब 0 होगा? फॉर S सबसेल. सबसेल अगर S हो, S ऑर्बिट हो जिसमें L की वैल्यू 0 है, स्मॉल l, तो ये 0 हो सकता है, पॉसिबल है. चलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं. इस पर बहुत सारे डिस्कशन आएंगे हमें, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड LS कपलिंग सब में आएगा. So where L is a number. L is a number called as orbital quantum number. This is called as orbital quantum number. Orbital quantum number for a given value of principal quantum number. For a given value of principal quantum number n, the value of orbital quantum number can take integral values 0, 1, 2, 3, 4 ... ओके. तो ये जाते जाते कहां तक जाएगा? n-1 तक, अप टू n-1. तो इसमें आगे मैं डॉट 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 करके आगे लिख सकता हूं, अप टू n-1. तो जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड दे आर गोइंग अप टू n-1. टोटल कितनी वैल्यूज हैं यहाँ? टोटल n वैल्यूज हैं. जैसे हमने k के लिए कैलकुलेशंस किए थे, k की टोटल वैल्यूज आती थी 1 to n, तो यहाँ 0 to n-1 हो गया. जस्ट 1 यूनिट डिफर करके, डिफरेंस होकर के k वैल्यू से आप l वैल्यूज निकाल सकते हैं. ये क्वांटम मैकेनिकली आया है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है. सोमरफेल्ड वाले रिजल्ट को जस्ट वहां पर क्वांटम नंबर के साथ कैलकुलेशन करते समय उसको वहीं पर कंप्लीट करके फिनिश कर देते हैं, बिकॉज़ दैट वाज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स. वो क्लासिकल मैकेनिक्स से आया था, उस रिजल्ट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर. लेकिन हाँ, ये है कि वहां इलिप्टिकल ऑर्बिट सब कुछ आता है. यस, इट रिप्रेजेंट सबसेल्स. SPDF सबसेल रिप्रेजेंट करता है. ओके. सो द क्वांटम नंबर L also gives the shape of probability distribution curve. Shape of probability distribution curve. चलिए आगे पेज पे लिखेंगे, probability distribution curve. So this gives the probability distribution curve. probability बताने में इसको यूज करेंगे. probability वेव फंक्शन किस तरह का इमेज रखेगा, वेव फंक्शन का फॉर्म कैसा होगा, ये सब कुछ बताने में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का यूज होता है. इट रिप्रेजेंट सबसेल आल्सो. ठीक है, आगे वो लाइन लिखिए, फिनिश करते हैं. सो द इलेक्ट्रॉन विथ L is equal to 0, 1, 2, 3 are called S, P, D, F electrons respectively. So इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देंगे SPDF इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज सबसेल्स. सेल्स के पार्ट में सबसेल आएगा. सबसेल हो गया KLMN और उसके पार्ट्स में आ गया सबसेल. सबसेल हो गया SPDF. ठीक है. सो दीज आर सबसेल्स. जल्दी लिखिए.
एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं फॉर n is equal to 1, L will be 0 and we will have 1s और तो यहां पर हम लोग n और l को एक साथ लिखते हैं। nl क्या होगा 1s, for n is equal to 2, L will be 0 and 1, so nl वैल्यू हो जाएगा 1s, सॉरी 2s and 2p। ठीक है, एक का सिंबल लिख रहे हैं, एक का नंबर लिख रहे हैं। आजकल भी आप देखते होंगे कि जब हमारे पास पैन कार्ड आता है तो पैन कार्ड में कुछ LM इस तरह से लिखा जाता है, कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं 5 7 8। तो ये जो डेटा आपने डेटाबेस देखा होगा, डेटाबेस वगैरह में आजकल हम लोग ऐसे ही नंबर लिखते हैं, कहीं डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, किसी का नाम बना देते हैं, पासवर्ड बनाने में भी बोलता है ना कि न्यूमेरिक लिखिए, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स वगैरह बना के बना दीजिए। आजकल जैसे हम लोग यूज करते हैं पासवर्ड बनाना, डेटाबेस में कुछ डालना है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फादर नेम डाल दिया। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी फिजिक्स की ही देन है, जिसमें हम लोग सबसेल और सेल का तो नंबर लिख दिया 1 2 3 और सबसेल के लिए SPDF सिंबल यूज कर लिया। ठीक है, तो सिंबल और नंबर यूज करना ये फिजिक्स में हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, 100-150 साल तो हो ही गया धीरे धीरे। सो L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, सो N और L को साथ साथ लिख दिया तो यहां हो जाएगा 3s 3p 3d, फिर आएगा फॉर n इज इक्वल टू 4। n और l के बीच में रिलेशन अभी यहां पर कोई नहीं मिलेगा, बट इन द वेव फंक्शन यू रिलेट NLML, वहां पर अंडर रूट 2 बाई आर क्यूब समथिंग लिखा होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर बाई ए 0, इस तरह का कुछ वैल्यूज आप लोग ये लिखते रहे होंगे। तो वहां n और l रिलेट हो जाता है वेव फंक्शंस, इन द वेव फंक्शंस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए आप सॉल्व करते हो, बट यहां पर देयर इज नो रिलेशनशिप, इसलिए दोनों को एक साथ एक n के करस्पॉन्डिंग, अब ये भी तो रिलेशन कह सकते हो ना, 0 1 2 3 n - 1, ये भी एक रिलेशन है। कल हम लोगों ने बात किया था b बाई a इज इक्वल टू k बाई n, ये भी तो रिलेशन है। तो यहां पर k की जगह पर अब क्या आ गया, l प्लस 1 अपॉन n, बस इतना ही तो चेंजिंग आया है। तो ये सब रिलेशन ही है। ठीक है रूपम, सो दीज आर द रिलेशंस। सो एक n है, उसके करस्पॉन्डिंग l वैल्यूज हमें जो मिलेंगी उसको लेकर इनको हम लोग सबसेल्स बोलते हैं। दिस इज 1s सबसेल, ये सबसेल बोला जाएगा, सेल का पार्ट सबसेल। ये 2p और 2s सबसेल, ये 3d सबसेल। सबसेल कितने हैं, 3 सबसेल। n इक्वल टू 4, l की वैल्यू 0 1 2 3, सो nl वैल्यूज हो जाएंगे 0 करस्पॉन्डिंग 4s 4p 4d 4f सबसेल। ओके, सो सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 सबसेल्स 0 1 2 3 4, सो nl वैल्यूज हो जाएंगी 5s 5p 5d 5f 5g, these are the subcells. So these are the subcells corresponding to principal quantum number 5, उसके पहले 4 का देखा, 3 का देखा, तो ये सभी सबसेल्स हमें मिलती हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वांटम नंबर्स के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, अब देखिए यहाँ एक इमेज बना हुआ है, 1s is only possible, 1p 1d they are not possible, 1p 1d और 1f 1g they are not existing, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। 2s 2p 2d नहीं मिलेगा, 2f नहीं मिलेगा, 2g नहीं मिलेगा, बिकॉज सोमरफील्ड के थ्योरी में भी इनका एक्सप्रेशन नहीं आया, और जब वेव फंक्शन सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, उसमें भी ये 1 के साथ n के साथ ओनली एक वैल्यू आएगी, एक सबसेल आएगा। n इक्वल टू 1 मींस 1 सबसेल, 2 मींस 2 सबसेल, 3 मींस 3 सबसेल, 4 मींस 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8। So number of subcells is equal to principal quantum number. तो जो नंबर ऑफ सबसेल्स होगा वो जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है उतने सबसेल्स वहां पॉसिबल हो पाएंगे। आप देखिए मैंने 1s लिखा, 1p 1d 1f नहीं लिखा ना, बट जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हो, इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, आपको जो यहां ये वाले टर्म्स दिख रहे हैं वहां पर ये वाले दिखते हैं सारे, इस रीजन वाले को आप वहां ऑब्जर्व करते हो न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, क्यों ऑब्जर्व करते हैं, वहां होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन, एंड इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन यू ऑलवेज गेट 1s 1p 1d 1f, ये सब मिलेंगे आपको, और वहां 2s में 2p 2d सब मिलता है, जो यहाँ वैल्यूज है वो सब भी मिलती है, और ये वाली वैल्यूज थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है। तो वहां 1s में मिलता है, न्यूक्लियर में सेल मॉडल जब पढ़ते हैं तो सेल मॉडल 1s 1p 1d 1f 1g 1h सब मिलता है वहां, दे आर ऑल पॉसिबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर। बट इन एटॉमिक फिजिक्स जो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p जो मिलता है वो मैंने यहाँ पर येलो कलर के बैकग्राउंड में दिखा रखा है। तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने दिखा रखा है वही पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
5s 5p 5d 5f 5g 6x 6p। तो इस तरह से ये चलता है। आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात जब करें उसके पहले प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। सबसे एनर्जी लोवेस्ट इसकी रहेगी, फिर इसकी एनर्जी थोड़ा हायर हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी और हायर मोर हायर और ऊपर जाएगी। तो एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर थिंग्स जो कि अब ऑर्बिटल और दूसरे क्वांटम नंबर्स के मैग्नेटिक प्रोजेक्शंस पर आते हैं। स्पिन भी आएगा अभी हमें। हाँ, वहां सेल मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, वहां न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में। अरे उस पर आएगा जनरल, डोंट वरी, आई विल डिस्कस कि 3D पहले भरेगा कि 4S। बस एक सेकंड मुझे टाइम दे दो, लैपटॉप चार्जर बैग से निकाल के मैं ऑन कर दूं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये जो एल की वैल्यूज हैं, एल की वैल्यूज हमने पहले लिख दिया यहाँ, आप देख पा रहे हैं। पहले भी इसको हमने सोमरफील्ड मॉडल में भी पढ़ा था। सोमरफील्ड में के साथ पढ़ा था, n = 1 k = 1। तो के की वैल्यू 1 होना, हमने बोला कि के की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 आ गई। n = 2, के की वैल्यू क्या आती थी 1 और 2, 1 और 2 के प्लेस पर 0 और 1 है। n = 3 के लिए के आता था 1 2 3। डायग्राम बनाना नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिखा हुआ है वही इमेज में बना भी है, कोई इशू नहीं है, वो आपको मैं भेज दूंगा, देख लेना। अरे पढ़ाएंगे भाई, आगे पढ़ेगा, आगे रहेगा, डोंट वरी। तो के की वैल्यू 1 2 3 है तो एल की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। तो एल वैल्यूज आर 1 यूनिट लेस देन के वैल्यूज। जो एल है वो के से 1 यूनिट कम है। नेहा अपनी बात लिखें मैसेज में, मैं बीच बीच में आपके डाउट्स भी ले रहा हूं, लेकिन हमें क्लास के बाद पूछना चाहिए सर, कोई बात नहीं। सर के मुझे आर दिखता है, आर के मैं ऐसे लिखता हूँ भाई, के आर ऐसे लिखता हूँ, चलो कोई नहीं। तो यहाँ के की वैल्यूज के प्लेस पर मैंने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल लिख रखा है, और वो जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया, दोज वैल्यूज आर रिटन हियर, n = 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनके लिए अलाउड कॉम्बिनेशंस लिख दिया। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ml। इसको ml सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सो जो l की वैल्यूज हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट एक्सेप्ट्स फ्यू ओरिएंटेशंस इन स्पेस। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी कुछ ही ओरिएंटेशंस हो सकती है स्पेस में, ऐसा नहीं है कि सभी डायरेक्शंस को ये अज्यूम करेगा, कहीं पर भी इसका वेक्टर डायरेक्शन आप दिखा दोगे। सो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस ही अज्यूम करता है, नॉट ऑल वैल्यूज। दैट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर assumes only few certain directions and on that basis we specify its magnetic orbital quantum number। उसी के बेसिस पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई किया जाता है, और इसलिए उसको बोलते हैं स्पेस क्वांटाइज्ड है, स्पेस क्वांटाइज्ड। जैसे होता है ना कि हमें अगर जाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते पर, तो हमारे लिए एक अलग वेक्टर होता है, एक अलग रास्ता होता है जाने के लिए। व्हीकल ले जाना है अलग है, ट्रेन के लिए अलग ट्रैक है, तो सबके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस होती है मूवमेंट के लिए। किसी को यहाँ जाना है, किसी को इधर जाना है, किसी को इधर, किसी को इधर, कोई दाएं जाएगा कोई बाएं जाएगा। तो यहाँ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी ओरिएंटेशंस फिक्स हैं, उसके एंगल्स फिक्स हैं, और वही एंगल वो एज्यूम कर सकता है, और दूसरे एंगल्स पर वो नहीं ड्रॉ किया जा सकता, नहीं शो किया जा सकता। सो द डायरेक्शंस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स आर फिक्स्ड। तो इसमें पहला मैं लिखता हूं द एंगुलर मोमेंटम एल। ये क्वांटम नंबर नहीं है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। यस, इट फॉलोज स्पेस क्वांटाइजेशन रूल। सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन नॉट एज्यूम ऑल द डायरेक्शंस। वेक्टर एल कैन नॉट टेक ऑल द ओरिएंटेशन, ऑल ओरिएंटेशंस, सभी ओरिएंटेशंस नहीं ले सकता, नहीं एज्यूम कर सकता ओरिएंटेशंस इन स्पेस। only certain orientations, certain directions or orientations are allowed, only certain directions are allowed, and this feature is known as, this feature of vector L is called space quantization, space
quantization. This feature is known as space quantization. Okay? So इसकी जो allowed orientations हैं वेक्टर L के, वो इस तरह से होंगे कि इसका कोई एक कंपोनेंट, जैसे मान लो z कंपोनेंट हो, वो MLH कट हो जाए, LZ। तो जो वेक्टर L है उसमें LX भी होगा, LY भी होगा एंड LZ भी होगा, तीनों होंगे। तो जो LZ है उसकी कंपोनेंट को, उसकी वैल्यूज को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं, दिस ओरिएंटेशंस आर डिफाइंड इन दिस वे दैट कि उसका जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज Z कंपोनेंट हैज वैल्यूज LZ इक्वल टू MLH कट। तो लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग। सो द अलाउड ओरिएंटेशंस, कौन से ओरिएंटेशंस अलाउड है? अलाउड ओरिएंटेशंस ऑफ वेक्टर L आर सच दैट, यस, सो L जो है वो ऑपरेटर की तरह रहता है, वो सही बात है, सच दैट its components along any fixed directions, along any fixed direction. So the allowed orientations of vector L are such that its components along any fixed direction let z direction, let us consider z direction, मान लेते हैं z डायरेक्शन, सपोज z डायरेक्शन मान लें, लेट अस कंसीडर z डायरेक्शन। हम लोग z डायरेक्शन को ही स्पेसिफिक डायरेक्शन मानते हैं। लेट अस कंसीडर z एक्सिस और z डायरेक्शन आर गिवन बाय, कैसे देंगे? LZ मॉड MLH कट, ठीक है। LZ बार, इसका जो मॉड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज MLH अपॉन 2 पाई लिख सकते हो या MLH कट लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। तो MLH अपॉन 2 पाई and its value will be MLH cut. This is just third component, Z component. This is scalar quantity, not vector. Okay? So LZ has ML into H by 2 pi. H by 2 pi को हम लोग लिखते हैं H upon 2 pi, उसको लिखते हैं H cut, H upon 2 pi. मैं कट वर्ड यूज करता हूं, कुछ लोग इसको क्रॉस भी बोलते हैं, H क्रॉस, लेकिन मैं मानता हूं कि क्रॉस लिखने का मतलब है एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे करना, ठीक है। और कट लगाने का मतलब है एक बार कट लगा देना। तो कट ज्यादा बेहतर मुझे लगता है वर्ड यूज करना, H कट। H क्रॉस किस तरह से हो जाएगा? H क्रॉस, H क्रॉस, H कट। चलिए, तो कट और क्रॉस थोड़ा टीचर्स यूज करते हैं, मैं कट यूज करूंगा, H कट। हाँ, H बार लिखने का मतलब है H के ऊपर बार लगा देना। वो H बार एक्चुअली जैसे मिलर इंडिसेस निकालते हैं, HKL लिखते हैं मिलर इंडिसेस में, H बार इस तरह से हो जाएगा, H के ऊपर बार लगा देना, ठीक है। H बार ये हो गया। सो H बार, K बार, L बार, ये आप लोग मिलर इंडिसेस लगाते समय यूज करते हो। निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव इंडिसेस को। इसीलिए मैं, क्योंकि मैं सॉलिड वाला भी टीचर हूं, तो मुझे ये सब का आइडिया रहता है कि मुझे वो बार लगाने पर वो माइनस फील आता है हमको। चलिए, सो नाउ लेट अस हैव वैल्यूज ऑफ ML। सो वेयर ML इज एन इंटीजर। एक्चुअली ये सभी टॉपिक्स क्वांटम से रिलेटेड है, इसलिए मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूं। क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स हैं, नहीं मैं सॉलिड नहीं पढ़ाऊंगा भाई, सॉलिड दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा उसको पढ़ाने के लिए। तो ML, where ML is an integer called magnetic quantum number, magnetic orbital quantum number, orbital quantum number. So this ML is an integer that is called magnetic orbital quantum number. इसी को magnetic orbital quantum number बोलते हैं। So for a given value of L, its value will be minus L to plus L. इसकी वैल्यू माइनस L से प्लस L तक होगी। So नेक्स्ट में अब मैं लिखता हूं, for a given value of L, ML is equal to minus L to plus L with difference of 1 unit. So एक यूनिट का डिफरेंस रखते हुए माइनस L से प्लस L तक वैल्यूज डिफर करेंगी। ओके, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, M is equal to minus L to plus L with difference of 1, with difference of 1। एक एक का डिफरेंस लेते हुए M की वैल्यूज, मैग्नेटिक ऑर्बिटल की वैल्यूज, आप इसमें ML भी लगा सकते हो, M के नीचे सफिक्स L लगा दो, जैसे मैंने यहाँ ML लिखा है। So values of ML
आर माइनस एल प्लस वन माइनस एल प्लस टू माइनस एल प्लस थ्री। तो यहाँ माइनस एल पहला होगा तो माइनस एल प्लस वन एक जोड़ दिया, माइनस एल प्लस टू एक और जोड़ दिया, माइनस एल प्लस थ्री एक और जोड़ दिया, डॉट डॉट डॉट, कहीं पर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, टू आएगा, थ्री, और ये इस तरह से एल तक चला जाएगा। सो एल और माइनस एल के बीच में जितने भी वन यूनिट के डिफरेंस है, वन डिफरेंस से वैल्यूज आएंगी, सबको आपको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ एक टेबल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट टू बैकग्राउंड में है लिखा हुआ टेबल में। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है एमएल की? टोटल वैल्यूज आर 2l प्लस 1। ओके, with difference of 1, the total values of ml for a given l are, अच्छा इसको टोटल वैल्यूज के पहले टोटल 2l प्लस 1 वैल्यूज लिख देता हूं इसी में। यहां पर हम लोग हेंस लिख देते हैं, हेंस द टोटल वैल्यूज ऑफ ml पॉसिबल, हेंस द टोटल हेंस total 2l plus 1 values of ml are possible. Hence for given l value, total ml values are 2l plus 1. Hence total 2l plus 1 values of ml are possible for a given l value. ठीक है, for a given l value we will have total 2l plus 1 values. जैसे आप यहां पर देखिए, सपोज l is 0, here l is 0, l is 1, l is 2, l is 3, तो टोटल l 2l प्लस कितना आ रहा है? 2l प्लस 1, 2l प्लस 1 देखिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 तो आ गया 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 5 आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 7 आ गया। तो 1 3 5 7, वन वैल्यू 0 माइनस l2 प्लस l, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml माइनस l2 प्लस l। ठीक है, सो माइनस एल से प्लस एल तक अगर बात करें तो माइनस 0 से प्लस 0 पहला आ गया, दूसरे वाले में आपको मिलेगा माइनस 1 से प्लस 1। इसको मिटा देता हूं, लिखा हुआ है साइड में, लेकिन मैं रफली बता दिया आपको कि अगर मान लो 2l प्लस 1 की वैल्यूज हमें पता चल जाए तो हम लोग इस कैलकुलेशन से ये बता सकते हैं कि इतने मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स होंगे। एल की वैल्यू 0 लिया, एल वैल्यू 0, सो एमएल वैल्यू क्या होगा? माइनस 0 2 प्लस 0, दैट मीन्स एमएल इज 0। ठीक है, सो एल की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग एमएल वैल्यूज माइनस 1 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई माइनस 1 0 प्लस 1, टोटल 3 वैल्यूज, तो 3 वैल्यूज होंगी माइनस 1 0 प्लस 1, 5 वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू एल इक्वल टू 2, तो ये आएगा माइनस 2 माइनस 1 0 1, क्या लिखा है ना, डिफरेंस ऑफ 1, एक एक का डिफरेंस लेकर माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यूज को लिख देना है, माइनस एल से प्लस एल तक। अगर एल की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 से प्लस 2, एल की वैल्यू अगर 1 है तो माइनस 1 से प्लस 1 तक की वैल्यूज को एक एक यूनिट का डिफरेंस लेते हुए लिख डालिए, हो जाएगा उसी से। ये टेबल आपको समझ में आ गया? Here corresponding to L equal to 0 we have 2l plus 1 1, 2l plus 1 3, corresponding to L equal to 1, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, 3 के लिए 7, और 1 वैल्यू का मतलब 0, 3 वैल्यूज का मतलब माइनस 1 0 1, 5 वैल्यू का मतलब माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, और ऐसे 7 का मतलब है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, 7 वैल्यूज। सो इसे आपको टेबल से क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है हम लोग एमएल वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसी से स्पेस क्वांटाइज्ड हो जाता है। यस, सो इसी से आपका स्पेस पूरा क्वांटाइज्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखा है 2l प्लस 1, यहां l की वैल्यू 0 1 2 3 3 4 को दिखा दिया है। अब अगर हम लोग l की वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन की बात करें, l की वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन की बात करें, सो हियर Lz इज इक्वल टू वेक्टर l cos थीटा। ठीक है, सो L के साथ cos थीटा लगा दिया, Lz हो गया, बिकॉज Lz इज कंपोनेंट। अगर आप मान लेते हैं कंपोनेंट तो थीटा पर कंपोनेंट होगा, सो सिंस Lz इज द कंपोनेंट ऑफ L एट थीटा एंगल, थीटा एंगल पर कंपोनेंट ऑफ L एट थीटा एंगल, थीटा एंगल पर ये Lz मिल रहा है हमें। सो Lz की वैल्यू क्या होगी? L cos थीटा। Lz इज द z कंपोनेंट ऑफ z एक्सिस के अलोंग, ये कंपोनेंट होगा वेक्टर L का, तो हम लोग थीटा एंगल लगा दिया। सो L cos थीटा Lz की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसको हम लोग अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ कैसे उसको रिलेट करें। सो नाउ
LZ हो जाएगा ML H कट इज इक्वल टू अंडर रूट L L प्लस 1 cos थीटा। सो यहां पर भी H कट रहेगा, H कट कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन अंडर रूट L L प्लस 1। ठीक है। सो फॉर L इज इक्वल टू 2, ML वैल्यूज क्या होंगी? ML वैल्यूज आर -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो फॉर L इज इक्वल टू 2, ML वैल्यूज आर, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं क्योंकि नीचे इसका cos थीटा भी लिख सकें और हमें बताना है कि स्पेस क्वांटाइज्ड है, स्पेस क्वांटाइजेशन भी हम लोग शो कर सकें। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है लोगों को। तो ML माइनस L 2 प्लस L था, तो वैल्यू -2 लिखा, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिखा एंड 2 लिख दिया। सो cos थीटा वैल्यूज क्या मिली? cos थीटा वैल्यूज -2 बाई अंडर रूट 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 6, -1 बाई रूट 6, 0 बाई रूट 6, 1 बाई रूट 6, 2 बाई रूट 6। So that these are different cos theta values. ये एग्जांपल के लिए हमने मान लिया L की वैल्यू 2, आप L की वैल्यू 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 5, 7 कुछ भी ले सकते हैं। सो देख रहे हैं आप कि यहाँ वैल्यूज कितनी आएंगे, थीटा की वैल्यूज बताएं कितना आएगा। नाउ लेट मी नो व्हाट आर द थीटा वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग टू दिस ML एंड L। बताइए पहला थीटा कितना आएगा? -2 बाई रूट 6 cos इनवर्स। वेरी गुड, 35.3। So this is approximately 35.264 को मैं 3 लिख देता हूं। नेक्स्ट वन 65.91, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, दिस इज हियर एंड दिस वन इज हियर। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री, वेरी गुड। और फिर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 100, 14.1 शायद होगा, 114.1, 114.1 और इसमें शायद आ जाएगा 144.7। चेक करिए यही आ रहा है अप्रॉक्स। दिस वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट, चेक करें। ये स्पेस क्वांटाइजेशन में मैं नो सर 60, हाँ मैंने 180 से माइनस कर लिया। अब आप लोगों ने जो बोला वही मैंने लिखा है। पहले 2 एंगल 3 एंगल बता दिया मैंने, आगे के एंगल्स ऐड कर लिए। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था। ये मैं प्लस बना लेता हूँ, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब करेक्ट है या नहीं आप बताएं। मुझे पता था कि वो निगेटिव वाले में ज्यादा एंगल आएगा, मोर देन 90। नाउ दिस इज करेक्ट। मैंने प्लस माइनस चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्लस L टू माइनस L लिख दीजिए, सब करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपना वैल्यू लिखेंगे अपने तरीके से, मैंने अपने तरीके से जो आप लोगों ने बताया वो भी करेक्ट रह गया, और बस वैल्यूज माइनस प्लस मैंने कर दिया, सेम हो गया, चेंज बराबर हो गया, करेक्ट है ना। अब आप लोग अपने से लिखिए अपनी कॉपी में, मैंने जो चेंजेस किए हैं जरूरी नहीं है कि वही आप ही चेंज करें, गलतियां करें कॉपी में। मुझे जो स्टूडेंट ने बताया 35.3 तो मैंने लिख दिया, लेकिन वो माइनस वाले में यहाँ होना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट। चलिए कोई बात नहीं। सो नाउ इसका इमेज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमेज रिप्रेजेंटेशन। So I am going to show this okay, this one is z axis। अरे भाई मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सोनिया आप खुद से कैलकुलेट करें। मैंने आप ही लोगों से पूछा और आप लोग मेरे से ही देख रहे हो, तो गलत बात है ना। आपको अपना प्रैक्टिस, अपना कैलकुलेशन खुद रखना चाहिए। सो दिस इज वन डायरेक्शन, ये कितना है 90 डिग्री है। Z एक्सिस में LZ दिखाया जाएगा एंड हियर वी हैव टेकन L इज इक्वल टू 2। ओके, एक एंगल है 35 डिग्री, एक एंगल है 66 डिग्री। यहाँ पे मैं अच्छा हो कि मैं एक सेमी सर्किल ड्रा कर लिया, मैंने एक सेमी सर्किल मैंने ड्रा कर लिया।
चलिए ठीक है। तो सेमी सर्किल के अंदर मेरे पास डिफरेंट एल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज वेक्टर एल एंड एल जेड क्या है, एल जेड यहाँ पर है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो एल जेड और वेक्टर एल के बीच में जो एंगल्स है, एंगल है 35.3, एक एंगल है, तो ये पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल कितना है, ये है 35 डिग्री पॉइंट 3, 35.3 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल। दूसरा एंगल कितना था, 66, अप्रॉक्स 66 था, 65.9, तो एक एंगल हो गया 35.3, दूसरा हो गया मेरे पास 65.9। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि स्पेस पूरा अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग ओरिएंटेशंस में क्वांटाइज्ड हो गया है। ये दो वैल्यू हो गई। सो सभी वेक्टर एल के डायरेक्शंस को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। हम लोगों ने बोला था वेक्टर एल कैन नॉट टेक ऑल द डायरेक्शंस इन द स्पेस, इट एज्यूम्स ओनली सर्टेन डायरेक्शंस। तो ये कुछ सर्टेन डायरेक्शंस ही एज्यूम करता है। यस, कभी भी एल और एल एक डायरेक्शन में नहीं आ सकते। ये हमारे दिमाग में एक मिथ फैलाया जाता है कि एल एंड एल आर इन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक है ना, एक कंक्लूजन निकालते हैं। सो एल और एल कभी एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। बट हमारे क्वेश्चंस में करते समय बोलते हैं एक पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल। इसको एंटी पैरेलल मानते हैं, इसको पैरेलल। बट यहां पर कभी पैरेलल हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन। तो हमारे दिमाग में ये चीजें भर दी जाती हैं कि जो एल है वो वेक्टर एल के साथ 0 डिग्री बना सकता है और 180 डिग्री बना सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। बट यहां पर नहीं है। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है योगी जी, नाम ही योगी जी है तो फिर तो आप अच्छा बताएंगे ही। यस, वो रॉन्ग है पूजा, वो रॉन्ग परसेप्शन बना रखा है। ठीक है, चलिए। तो ये वेक्टर एल की जो वैल्यूज हैं अलग अलग ओरिएंटेशंस में, वो हम लोग यहां निकालते हैं। एल जेड वैल्यूज, ये एक डायरेक्शन, ठीक है, एक यहां पर है वैल्यू, एक वैल्यू यहां पर मिलेगी और एक वैल्यू यहां मिल जाएगी। चलिए हम लोग ये देख रहे हैं, हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शंस शो हो रही हैं। एल और एल जेड के बीच के डायरेक्शंस, एंगल्स देखकर हम लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको एल इक्वल टू 3 के लिए भी करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर दे, नीचे हो गया है, ये ऊपर कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके। चलिए, हो गया, बन गया है। चलिए ठीक है। तो ये एंगल्स के लिए, और ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है कंपोनेंट्स की वैल्यू है। ठीक है, एक में एल जेड का वैल्यू इतना रहेगा, एक में ये वैल्यू अगर यहां आएगा तो इतना वैल्यू रहेगा, एल जेड इतना और एक एल जेड इतना। एल जेड समझ रहे हैं ना, एल जेड इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन यहां पर इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट प्रोजेक्शन एल जेड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो आप यहां पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज द एल जेड वैल्यू। ठीक है, और ये एल जेड भी, ये भी एल जेड है। एक एल जेड तो 0 ही है, जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है। ठीक है ना, इसे समझ में आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं वहां पर पॉइंट लिख देता हूं। यहां पर एल जेड होगा 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, एल जेड इज इक्वल टू, यहां पर एल जेड होगा 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। टू इंटू एच अपॉन 2 पाई, यहां पर होगा एल जेड इज इक्वल टू 0, यहां पर होगा एल जेड इज इक्वल टू -1 एच अपॉन 2 पाई, एंड हियर एल जेड इज इक्वल टू -2 एच अपॉन 2 पाई। अब ये सब इमेजेस बनाना और इसको समझ पाना साथ साथ बहुत जरूरी है। पता चला इमेज तो बन गया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो आप जब तक कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कैलकुलेशन से आपको ये रिजल्ट नहीं समझ में आता। अब हो गया है फाइनल। तो मैंने वो जो डायरेक्शन दिखाना था स्पेस क्वांटाइजेशन के लिए, वो काम कर दिया। सो नाउ होमवर्क है n इक्वल टू 3 के l इक्वल टू 3 के लिए सेम इसी तरह का स्पेस क्वांटाइजेशन शो करना। मैं यहां पर लिख देता हूं, हियर वी नोटिस दैट, क्या नोटिस कर रहे हैं, नोटिस दैट
vector L can never be aligned exactly parallel or anti-parallel to magnetic field B or Z axis, since mod of ML is always smaller than under root LL plus 1। तो जो मॉड ऑफ ML है, मॉड ऑफ ML ऑलवेज अंडर रूट LL प्लस 1 से कम होगा। ठीक है, अगर ML की वैल्यू हम देखें -L, तो मॉड ML क्या होगा? प्लस L होगा, और ये L किससे कम है? अगर ML की वैल्यू -L प्लस 1 लिख दूं तो ML कितना होगा मॉड? तो मॉड लगाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, L -1 बन जाएगा। ठीक है, L -1। ML की वैल्यू L -2 कर दूं या L -3 कर दूं, L -4 कर दूं, तो सब केस में ML की वैल्यू लेस देन अंडर रूट LL प्लस 1 होगी। इसका मतलब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएंगे और कभी भी 0 डिग्री कॉस की वैल्यू cos 0 डिग्री 1 नहीं हो पाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज को इक्वल करने का मतलब है कि तभी पैरेलल डायरेक्शन बन पाएगी। ठीक है, यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन अंडर रूट LL प्लस 1। तो कभी cos थीटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ML की वैल्यू न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, और इसीलिए हम लोग कभी L को एग्जैक्टली Z एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं पाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में नहीं पाएंगे। तो बना लीजिए, इसको हो गया काम। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन डिस्कस करना, स्पिन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 बार बना लिया, वेरी गुड। सो नाउ इसी में स्पिन क्वांटम नंबर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। स्पिन तो अब है स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस स्पिन इज रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर, और उसके लिए हम लोग थोड़ा बात करेंगे। स्पिन को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, स्पिन को कैसे लाया गया, उस पर अब हमारा फोकस आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लुक्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे देखा जा सकता है? ऐसा देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन कि वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे हमारे अर्थ के साथ था। अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे देखना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लुक्ड अपॉन एज ए चार्ज्ड स्फीयर स्पिनिंग about its own axis, अपनी एक्सिस के अबाउट। यस, तो अपनी एक्सिस के अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन रोबोट रिवॉल्व करता है, स्पिनिंग करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हैविंग एन इंट्रिंसिक को हम लोग बिल्ट इन बोलते हैं, बिल्ट इन एंगुलर मोमेंटम। एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इसके पास ऑलवेज रहेगा। So electron must be looked upon, इसको समझ सकते हैं कि suppose electron is a charged sphere and that spins about its own axis, अपनी एक्सिस के अबाउट ये स्पिनिंग करता है, then this will always have a intrinsic built-in angular momentum, and इससे रिलेटेड एक डायपोल मोमेंट भी होगा, an intrinsic angular momentum, and एक इसके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेगा। तो आगे मैं लिख देता हूं, and consequently इसके मूवमेंट से एक मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा। कॉन्सिक्वेंटली एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका नाम हो जाता है स्पिन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दीज आर कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S and spin magnetic moment μs रिस्पेक्टिवली। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास उसके अपने एक्सिस पर
स्पिनिंग करने के कारण एक एंगुलर मोमेंटम और एक मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग एक को स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल देंगे, जो एंगुलर मोमेंटम है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको बोल देंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंटम लिख दिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण एक क्वांटम नंबर होगा उसके पास, उसको स्पेसिफाई करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, तो नाउ द magnitude of spin angular momentum, spin angular momentum वेक्टर s लिख देता हूं ना, s is given by mod of s is equal to under root s plus 1 h upon 2 pi, where spin s is called as spin quantum number, its value for electron age, ये सब आप जानते हैं, is half, और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर s हैज वैल्यू 1/2। सो वैल्यू ऑफ s, स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि वो हाफ है इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज हाफ। ओके, सो अब नेक्स्ट एक क्वांटम नंबर और आएगा और उसका नाम है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर उसका प्रोजेक्शन, वही प्रोजेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इसको सिंप्लीफाई वे में हम लोग m सफिक्स s लिख सकते हैं, m सफिक्स s लिखते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ms इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर s along z axis। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर s इज एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिटल के लिए बोला कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सभी डायरेक्शन एज्यूम नहीं कर सकता, वैसे ही s भी सभी डायरेक्शन एज्यूम नहीं कर सकता। इट कैन एज्यूम ओनली टू ओरिएंटेशंस, इसीलिए इसकी वैल्यूज हाफ एंड हाफ बोली गई। दो देखते हैं, सो स्पिन क्वांटम नंबर हैज वैल्यूज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ करस्पॉन्डिंग टू टू डायरेक्शंस, ये हम लोग यहां बोलते हैं। सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर s स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस। सो हियर वी एज्यूम z एक्सिस, हम लोग यहां z एक्सिस मान लेते हैं। about any fixed axis x direct direction, say z axis is given by sj is equal to ms h cut, and this ms is equal to plus half minus half h cut. So here ms is equal to plus minus 1/2 is called the magnetic spin quantum number, सो ms की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये रिप्रेजेंट करती है प्लस हाफ की वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से लेस एंगल बना रहा है, और माइनस हाफ मींस लार्ज एंगल बना रहा है अबाउट 180 डिग्री। एक्जैक्टली 180 नहीं रहेगा, लेकिन 180 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, तो माइनस हाफ होगा ms का वैल्यू, और प्लस हाफ तब आएगा जब वो डायरेक्शन उसके साथ लगभग पैरेलल जैसा हो। सो आल्सो सिंस आप एस जेड को आप प्रोजेक्शन बता रहे हैं, so this will be mod s cos theta। so एस जेड क्या होगा, ms h cut is equal to under root s plus 1 cos theta, ये आएगा। ओके, सो आप देख रहे हैं कि जो ms h cut है दैट इज ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर h cut, यहां पर भी h cut कैंसिल हो गया। सो cos थीटा जैसे हमने स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर ऑर्बिटल पढ़ा, वैसे ही स्पिन का भी स्पेस क्वांटाइजेशन अब हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन इज हाफ, स्पिन की वैल्यू हाफ है। इंट्रिंसिक स्पिन क्वांटम नंबर, यहां पर हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग s की वैल्यू हाफ पा रहे हैं। सो जो ms की वैल्यूज हैं उसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। सो सिंस यहां पर देखता हूं, इसकी कैलकुलेशन में यहीं पर देख देता हूं, फॉर ms इज इक्वल टू प्लस 1/2 एंड फॉर ms is equal to minus 1/2। यस, h कट होगा, h क्रॉस ही रहेगा। हाँ हो
गया, एच कट दोनों तरफ काट दिया तो कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या देगा? और ms इक्वल टू हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, दोनों की वैल्यूज के लिए थीटा कितना आएगा? cos थीटा, पहले cos थीटा देन थीटा, तो आ जाएगा प्लस 1/√3 माइनस 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू सो वैल्यूज ऑफ थीटा आर कितना एंगल थीटा होगा? 54.7, वेरी गुड। दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 125.3। तो ये दो एंगल्स आपको मिल रहे हैं इस केस में। So these are two angles. We are getting here two angles. So एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया। ये हाफ सर्किल बनाकर इसी में हम लोग वो पॉइंट शो कर देंगे। अच्छा 55 के अप्रॉक्स है, एक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड यही एस जेड भी हो जाएगा। ये पॉइंट वेक्टर एस है, ये पॉइंट भी वेक्टर एस है। सो प्रोजेक्शंस ये हो जाएगा आपका 1/2 एच कट, वैल्यू ऑफ एस जेड आया यहां से लेके यहां तक, एंड देन यहां भी एस जेड वैल्यू माइनस हाफ एच कट आ गया। चलिए ये पॉइंट्स हम लोगों को दिख रहे हैं यहां से, हम लोगों को ये एस जेड वैल्यूज का और एस का वैल्यू किस एंगल पर झुका हुआ है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, ओरिएंटेशन समझ में आ गया, इसीलिए ये स्पेस क्वांटाइजेशन बोला जाता है। इस पार्ट को हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन में इसीलिए पढ़ रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। So here you can observe that vector S and SZ they don't have parallel value, they don't have anti parallel। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉम्बिनेशन यहां भी नहीं बन पा रहा है, लेकिन कहने में हम लोग बोलते हैं कि प्लस हाफ जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और माइनस हाफ अपोजिट टू द फील्ड है। एक फील्ड के डायरेक्शन में है और एक अपोजिट टू द फील्ड है, ये बात यहां पर भी गलत हो जाती है इस केस में भी, बट बोलने में हम लोग उस बात को ऐसे ही यूज करते हैं, सेंटेंस बोलते समय उसको कैलकुलेट करते समय दिखा देते हैं। ओके चलिए हियर वी नोटिस दैट दिस इज स्पेस क्वांटाइजेशन, और आपने स्पिन की वैल्यू हाफ लिया था एंड एमएस वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो ये स्पिन की वैल्यूज हाफ और एमएस माइनस हाफ प्लस हाफ के लिए दिखा लिया है। ठीक है, तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन हमने चेक किया। सो हियर वी नोटिस दैट, फिर से वो लाइन में लिख देता हूं, वी नोटिस दैट vector S can never be aligned exactly parallel or anti-parallel to z axis और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो z एक्सिस को ही हम लोग मैथमेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी एज्यूम करते हैं, एंटी-पैरेलल टू z एक्सिस। यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्ड हम लोग इसीलिए लिखते हैं इसको मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, सिंस एमएस मॉड ऑफ एमएस क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों है, इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट एस प्लस 1। सो यहाँ पर हम लोगों ने एमएस के ऊपर भी ये रूल लगा दिया जो एमएल पे लगाया था, एमएस इज नेवर लेस देन is always less than under root s plus 1। सो इसलिए ये कभी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट पर हमारा पॉइंट आज का कैलकुलेशन का ये सब तरीका, कल क्लास में हम लोग अबाउ रूल हुन रूल बात करके और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्टार्ट करेंगे। अभी क्लास का टाइम तो हो गया ना, हो गया, कोई बोल नहीं रहा लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यस ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव डिस्कशंस अबाउट रिगार्डिंग our points above rule and Pauli exclusion principle। आजकल सब शरीफ हो गए, कोई बात नहीं। इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, नहीं गुस्सा नहीं हो जाते, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा 2-4 मिनट टल आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग देख के आ रहे हैं, नहीं कंटिन्यू नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है।
मैंने 2 घंटा काम कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ूंगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअली क्या ये सब पुराना टॉपिक है और 2-4-10 मिनट तो टाइम देना ही चाहिए हम लोगों को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ रूल, उसके बाद नेक्स्ट है कुंट्स रूल, कुंट्स रूल, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, एंड देन हम लोग आ जाएंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन पर, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो ये कल का मेरा पॉइंट्स रहेगा जो डिस्कस करना है जिस ऑर्डर में। थोड़ा बहुत आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेना, हम लोग n+l रूल देखेंगे, n+l इंक्रीज करते हुए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात किया जाएगा। गुस्सा नहीं होने का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आना चाहिए और बीच बीच में स्टूडेंट्स ही गुस्सा दिला देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक स्टूडेंट बोलता है कि सर छोड़ दीजिए, एक बोलता है सर एक्सप्लेन कर दीजिए, एक बोलता है कि सर डाउट बाद में लीजिए। तो ये थोड़ा सा बैठा है। हाँ जी शुरू करें, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना। सर ये पूछना था कि हम लोग अभी कैलकुलेशन निकाला मैथमेटिकली, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं हो सकते सर, क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है या मैथमेटिकल बेस पे हम कहते हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि आपको जब भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जब आप जीमान इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लगेगा। इन केस आप जीमान इफेक्ट, जब आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से एमएल के बीच में ट्रांजिशंस देखोगे, देन ओनली यू कैन हैव डिस्कशंस अबाउट कंपोनेंट्स, जीमान कंपोनेंट, जीमान पैटर्न पर। जीमान और जो स्टार्क इफेक्ट है, पास्टन बैग इफेक्ट है, उसमें इस प्रोजेक्शन का और इस एमएल एमजे वैल्यूज का यूज होता है, बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग बात कर पाते हैं। ओके, तो जीमान इफेक्ट के टाइम पर इनका आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, एल और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है एल और एल साइन थीटा, यहाँ वाला ये डिस्कशन, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर गेट के एग्जाम में आया हुआ है। गेट के एग्जाम में क्वेश्चन था, उसको आप लोग ढूंढिएगा। गेट 2020 के एग्जाम में क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ जी बोले सर। इसमें मैग्नेटिक का क्या रोल है सर, जो मैग्नेटिक बॉडी किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। जैसे सपोज आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन बोली जाती है, सपोज यू हैव एक एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल अपने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। ये एमएल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही पॉसिबल है, +2 +1 0 -1 -2। ये एमएल वैल्यूज के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल कई सारे एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें सिंगल लाइन के ये तो एक पेपर का ऐसे करते करते कितना पेपर भर गए। सिंगल एक स्पेक्ट्रल लाइन के प्लेस पर कई सारे सिलेबस इतना है ना, कंपोनेंट्स बुक थोड़ी 9 बुक है सिलेबस। हाँ जी रूनी स्टाइल। हाँ जी रूनी कुछ बोल रहे हो, बताओ। नहीं सर कुछ नहीं बोल रहा है, सिलेबस के बारे में बात हो रहा था। ये जीमान इफेक्ट करते समय जब जीमान कंपोनेंट, जीमान पैटर्न देखेंगे तो हमें मैग्नेटिक प्रोजेक्शंस एमएलएमएस वैल्यूज का यूज होगा, उसको हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। अभी तो उस टॉपिक पर आया ही नहीं है। राम कुमार, ओके राम कुमार अपने आपको अनम्यूट करें, ट्राई करें। हेलो सर। बताएं सर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होना जरूरी है सर, तभी हम ये सब चीजें मिल पाएंगे। जी हाँ, विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वी डोंट हैव दिस पार्ट्स, दिस स्प्लिटिंग या ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन केस ऑफ फील्ड ही हमें पॉसिबल होता है। और इसीलिए जेड कंपोनेंट को हम लोग मैग्नेटिक प्रोजेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। ओके थैंक यू। ओके, हम लोग लगाएंगे उसको, अप्लाई करेंगे जेड एक्सिस में और तब उसको देखेंगे। एक्स वाई में हम लोग नहीं अप्लाई करते, ये स्टैंडर्ड बन गया है फिजिक्स का कि ऑलवेज जेड एक्सिस इज चोजन फॉर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और लीव कर सकते हैं ना? हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। क्लास ओवर हो गया है। और किसी को कुछ पूछना है? सर फर्स्ट 2 स्लाइड शो कर दीजिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। दिस वाज फर्स्ट स्लाइड। आशिक भाई साहब स्टार्ट करें पूछना। डोंट से। हेलो सर। हाँ जी बताएं आशिक। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ आशिक, बोले। सर डाइपोल ट्रांजिशन में हाँ यस व्हाट हैपेंड? सर डाइपोल ट्रांजिशन में डाइपोल का रोल थोड़ा बता सकते हैं कि उसको डाइपोल ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डाइपोल ट्रांजिशंस में हमें नॉन जीरो वैल्यू तभी मिलती है जब इनिशियल एंड फाइनल वेव फंक्शंस में अपोजिट पेरिटी, जब इनिशियल और फाइनल वेव फंक्शंस अपोजिट पेरिटी रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो या डाइपोल ट्रांजिशंस के थ्रू नॉन जीरो मैट्रिक्स एलिमेंट मिलता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है
नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं यूज किया है सोमरफेल्ड में। सोमरफेल्ड में ओनली क्लासिकल मैकेनिक्स है। हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, ओनली क्लासिकल रिजल्ट्स हैं। पी और क्यू को हम लोगों ने इंटीजर वाइज लिखा जरूर, में कहीं पर भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कशन नहीं किया सोमरफेल्ड में। श्रोडिंगर इक्वेशन जब तक नहीं यूज करते तब तक फुल क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बोल सकते, फुल्ली क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट नहीं होता। सो जो आशिक ने पूछा है कि डाइपोल रोल क्यों आया, एक्चुअली डाइपोल्स को जो हम लोग बात करते हैं, डाइपोल्स होता क्या है? डाइपोल्स आर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस से अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हो तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ एक डाइपोल क्रिएट हुआ है। सो सपोज योर इलेक्ट्रॉन एंड योर न्यूक्लियस, आपका मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, आशिक आपको रिप्लाई दे रहा हूं, और एक इलेक्ट्रॉन है, हियर यू हैव माइनस की चार्ज एंड हियर यू हैव प्लस की चार्ज। सो जब भी एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट ni में है, इनिशियल ऑर्बिट, एंड देन इट इज कमिंग इनटू फाइनल ऑर्बिट, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट ni टू फाइनल ऑर्बिट nf, इट्स डाइपोल मोमेंट चेंजेस। इसका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा ना। तो जब भी इनिशियल ऑर्बिट में मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन है और फिर ये कहीं फाइनल ऑर्बिट में जंप कर रहा है nf में, तो ऑर्बिट में दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है तो r की वैल्यू r चेंजेस, r चेंज होगा तो er भी चेंज होगा। तो डाइपोल मोमेंट चेंज होना जरूरी है, डाइपोल मोमेंट का चेंजिंग जरूरी है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गोइंग टू चेंज, वो चेंज होने वाला है। और इसीलिए हम लोग डाइपोल ट्रांजिशंस में डाइपोल की नॉन जीरो वैल्यूज डाइपोल के चेंज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। सो डाइपोल मोमेंट में जो मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू रख रहा है मतलब डाइपोल चेंज हुआ है, और अगर डाइपोल चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो हो गया। तो जिस वेव फंक्शन में पहले इलेक्ट्रॉन था उसी वेव फंक्शन में रह गया, कहीं दूसरे स्टेट में नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है आशिक का क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं, लोअर डिस्टेंस से हायर या हायर डिस्टेंस से लोअर ले जा रहे हैं। यस सर, थैंक यू। आशिक कुछ क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लो सर, ये डिस्टेंस के बेसिस पर ही हम लोग बताते हैं आर और पी के रिलेशन से। ओके, अच्छा स्लाइड दिखा दें। ओके, हेलो सर। जी हाँ बताएं। सर एक बार जो बाइंडिंग एनर्जी और उसके बारे में बता दीजिए सर, आयोनाइजेशन एनर्जी की सर कब नेगेटिव में रहती है, कब इसको पॉजिटिव में लेना रहता कभी है? नेगेटिव नहीं रहती बाइंडिंग एनर्जी, और जो हमारे अपने दूसरी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है, ये सभी ग्राउंड स्टेट का पॉजिटिव टर्म है। ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव एनर्जी होती है और बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। सर जैसे -13.6 होती है, इसको कई बार तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो सर पॉजिटिव इसलिए कर देते हैं कि जीरो से माइनस करना पड़ता है इसको। अच्छा सर, जीरो मतलब एक्साइटेड स्टेट जो इनफाइनाइट स्टेट है उसकी एनर्जी है जीरो। सब लेवल है टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, जहां पर n की वैल्यू इनफाइनाइट थी, n की वैल्यू इनफाइनाइट, वहां एनर्जी जीरो थी। तो जीरो यहां पर सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कि फाइनाइट स्टेट को दिखाता है। समझ गए? तो जो n इक्वल टू इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6। इन दोनों का डिफरेंस +13.6 है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर n इक्वल टू इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत पड़ी? +13.6। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं, ठीक है? सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 में यहां पर बैठा हुआ, अगर n इक्वल टू इनफाइनाइट में ले जाकर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ाओ तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? यहाँ E इनफाइनाइट जीरो है, E1 कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? जीरो माइनस, ये फाइनल है लार्ज एनर्जी, दिस इज लोअर एनर्जी, तो लार्ज में से लोअर वाला माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैंने बोला ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लोवेस्ट है, n इक्वल टू इनफाइनाइट में एनर्जी हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना? जीरो है। जीरो इज द हाईएस्ट एनर्जी पॉसिबल, सबसे ज्यादा एनर्जी इनफाइनाइट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा। भाई अगर घर से जाना चाहते हैं कहां तक? 5वें फ्लोर तक, तो घर से लेकर 5वें फ्लोर तक के बराबर एनर्जी चाहिए ना, ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक। तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं जहां तक पहुंचने हैं, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगेगी? तो हम लिखेंगे E इनफाइनाइट माइनस E1, और इसी की वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी। E इनफाइनाइट माइनस E1, E इनफाइनाइट है जीरो, जीरो इज द हाईएस्ट एनर्जी पॉसिबल, और E1 इज द लोएस्ट एनर्जी। दोनों का डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया कितनी एनर्जी से, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। एनर्जी इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था तो उस बाइंडिंग एनर्जी उसकी हो गई, इसीलिए उस वर्ड को हम लोग बाइंडिंग नाम से भी यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो और किसी को कुछ पूछना है बताएं? हेलो सर। हाँ जी बताएं, बोले। सर आपने जो कल लास्ट में क्वेश्चन बताया था ना सेमी एक्सिस वाला, फिर से बोले, फिर से सिंगल। सर आपने जो कल क्वेश्चन बताया था ना लास्ट में, 2 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने बताया था कि सेमी मेजर एक्सिस जो निकाली थी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट थी, सर वाला क्वेश्चन फिर से बताया। B/A निकाला था ना हम लोगों ने? नहीं सर, आपने वो बताया था कि इसमें रेडियस है ये बोर्ड की, रेडियस है बोर्ड की। सर आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जिसमें पूछा था कि जिसमें ये था द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इज डिटरमाइंड
4 ऑप्शन थे, उसमें पहला था ओनली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ, एस्टिमेटेड तो क्वांटम नंबर। नंबर वाला होगा। तो ये कैसे? अरे उसमें ए की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर बाई जेड इन R1, यही था। हाँ हाँ ये n पर ही तो डिपेंड कर रही है, कहाँ आया। जो b होता है n के अपॉन z और R1 होती है, a n और k पर डिपेंड करता है। यही तो इसका आंसर हुआ, a डिपेंड्स ऑन सेमी मेजर एक्सिस, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली एंड एटॉमिक नंबर। तो नवीन कुमार ने पूछा है, डज द इलेक्ट्रॉन वेरी स्पिन? यस, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्पिन रखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा एज अर्थ हैज। जैसा अर्थ के पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हेलो, बोलते रहिए, बताते रहिए क्या पूछ रहे हैं। नवीन कुमार, इलेक्ट्रॉन का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपने अंदर की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली नहीं, उसके ऊपर फोर्सफुली आप स्पिन नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन स्वतः स्पिन रखता है, अपनी खुद की उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो स्पिन करना। जैसे छोटे बच्चों से बोल दो कि थोड़ा रोल रोल घूमो, जैसे शक्तिमान को देखा होगा, शक्तिमान जब मोशन में होता था तो स्पिन करता था। पढ़ा है शक्तिमान के बारे में या देखा होगा? शक्तिमान जब भी मोशन में रहेगा वो स्पिन करेगा, गोल गोल घूम करके शक्तिमान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता था, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा। यस, तो अर्थ के अंदर भी स्पिन मोशन होता है, इसीलिए दिन और रात होते हैं, कहीं दिन कहीं रात। और इलेक्ट्रॉन में भी होता है, इलेक्ट्रॉन में तो हम लोग नहीं जाके देख पाएंगे, बट एज्यूम करते हैं। और ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेकर ही आप एनोमलस जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर स्पिन आपको नहीं पता, स्पिन को आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया, सो आप एनोमलस जीमान इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। एनोमलस जीमान इफेक्ट बताने के लिए आपको जरूरत है स्पिन इंक्लूड करने की, इसलिए जीमान ने उसका नाम ही रख दिया था एनोमलस, एनोमली। किसी थ्योरी में एनोमली आने का मतलब है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट से। तो आपको दो साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, एलन बेक एंड गाउड स्मिथ। गाउड स्मिथ, ये दो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इन दोनों ने स्पिन इंक्लूड किया इन देयर डिस्कशन। अपने डिस्कशन में, अपनी थीसिस में इन्होंने स्पिन को भी इंक्लूड किया, और तब जाके जीमान का इफेक्ट सॉल्व हो पाया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेक्टली एक्सप्लेन हो पाया। फिर रसेल सॉन्डर्स ने अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाए स्पिन को इंक्लूड करके। तो स्पिन इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन के पास स्पिन की वैल्यू 0 होगी, ग्रेविटॉन में 2 होगा, बहुत सारी पार्टिकल्स की बातें करते हैं। विदाउट स्पिन हम लोग उन थ्योरीज को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्पिन के ही बेस पर स्टार्ट हुआ है। मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पिन नाम का कोई क्वांटिटी था ही नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स में। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में। तो नाउ स्टूडेंट्स, क्लास ओवर, थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। ओके, ये विभू दत्ता, दिस इज जस्ट क्वांटम मैकेनिकल आइजन वैल्यू mod of L has values under root LL plus 1 h cut. This is just quantum mechanical result. आइजन वैल्यू अप्लाई करते हैं ना, प्रूफ कैन बी फॉलोड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स बुक। क्वांटम मैकेनिक्स के टीचर इसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी विभू। क्वांटम मैकेनिक्स के टीचर्स एल की वैल्यू, स्पिन एफ की वैल्यू और जे अंडर रूट जे प्लस 1 h कट वो भी प्रूव करेंगे। वी विल कंसीडर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें आप एल के साथ एल प्लस लिखते हो, एल माइनस लिखते हो, तो ये सब बातें आपको आएंगी। एल प्लस, एल माइनस, रेजिंग, लोइंग और क्लैप्स गार्डन कोएफिशिएंट, ये सब वहीं पर आएगा। तो इन सब में डिस्कशंस में आपको मिलेगा, वो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा में इंक्लूड होगा ये सब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लास ओवर, थैंक यू।